नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर होंगे उनके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है। और दोस्तों, ये जो काम है ये 2021 के मध्य से शुरू हो चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं काफ़ी पहले से इनके ऊपर जो काम है वो इंडियन नेवी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी का प्लान ये है कि ये जो डिस्ट्रॉयर होंगे इनको नए कॉन्फ़िगरेशन और साथ में डिज़ाइन के साथ वे बनाए, ताकि उस समय के जो डिस्ट्रॉयर होंगे ना केवल उनसे ये मैच कर सके बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये उनसे आगे भी रह सके। तो दोस्तों, इंडियन नेवी इनको क्लीन शीट डिज़ाइन के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाना चाहती है। और इसके अलावा इनको स्टेल्थ रखने के लिए इनके जो भी ऐसे सिस्टम होंगे जो कि आरसीएस को बढ़ाते हैं या फिर रडार सिग्नेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उनको यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे कि ये स्टेल्थ भी रहे और इनका जो आरसीएस है वो भी यहाँ पर कम हो सके। और इनको एक नया जो सुपर स्ट्रक्चर है वो इंडियन नेवी देना चाहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए अगर आप बात करें दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर के बारे में, तो वो है चीन के पास। तो इसको चीन ने लगभग 3 से लेकर के 4 साल पहले लॉन्च कर दिया था। तो इस डिस्ट्रॉयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 12,000 टन से लेकर के 13,000 टन के बीच है। तो इनको टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के नाम से दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इंडियन नेवी के जो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर होंगे ये इनसे भी ज़्यादा हैवी होंगे। इनका जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 13,000 से लेकर के 14,000 टन के बीच होगा, जो कि इनसे भी ज़्यादा भारी होंगे। तो इंडियन नेवी ऐसे लगभग 6 डिस्ट्रॉयर को बनाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन नेवी की फायर पावर है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 50,000 करोड़ आंकी गई है, यानी कि इंडियन नेवी को इनके ऊपर लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर लगाने होंगे। तो डीआरडीओ ने इनके लिए जो नए डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनके ऊपर जो काम है वो भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा कि हम इसमें कन्वेंशनल गैस टर्बाइन की बजाय जो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है उसको यहाँ पर लगाए। तो दोस्तों, डीआरडीओ एक ऐसे ही सिस्टम को यहाँ पर प्लान कर रही है कि हम इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम को यहाँ लगाए, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो डीआरडीओ इसके लिए लगभग 25 से लेकर के 50 किलोवाट के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको बना रही है, जो कि दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उनको भी मार गिराने में सक्षम होगा। लेकिन इसके बाद जो हमारी इंडियन नेवी है वे दूसरे फेज में इसमें लगभग इससे भी लगभग 10 से लेकर के 20 गुना ज़्यादा पावरफुल सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, जो कि दुश्मन की जो बड़ी मिसाइलें हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल और फास्ट है उनको भी ये जल्दी से जल्द मार गिराने में सक्षम होगा। और दोस्तों, इसमें जो एनजीडी यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उसको लगाया जाएगा। तो ये दुनिया का पहला ऐसा डिस्ट्रॉयर होगा जिसमें एनजीडी यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को लगाया जाएगा। तो आमतौर पर जो डिस्ट्रॉयर में नॉर्मल वर्टिकल ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके बजाय ये जो एनजीडी यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा कम जगह को लेते हैं, जिससे कि हमारे जो दूसरे सिस्टम है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह बचेगी, या फिर अगर जगह ना भी बचती है तो यहाँ पर उसे हम कवर करके इसकी जो स्टेल्थनेस है उसको और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप बात करें इसके डिफेंस सिस्टम की, तो डिफेंस सिस्टम के तौर पर इसमें स्वदेशी जो XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग 250 से लेकर के 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा, जो कि मौजूदा बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है। और इस सब के अलावा जो XRSAM सिस्टम होगा वो यहाँ पर जो स्टेल्थ टारगेट है उसको भी मार गिराने में सक्षम होगा। और जो बड़े बॉम्बर्स, अवॉक्स या फिर इस सब के अलावा हेलीकॉप्टर हो गए तो उनको वो 350 किलोमीटर से मार गिराएगा। और साथ ही साथ जो क्रूज मिसाइलें, सी स्किमिंग मिसाइलें हो गई तो उनको वो 250 किलोमीटर से ट्रैक करके मार गिराने में सक्षम होगा। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम होगा, जो अभी के जो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर देगा। और दोस्तों, इस सब के अलावा अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो बराक 8 है वो यहाँ पर वेरी शॉर्ट रेंज में भी जो मिसाइलें हैं उनको मार गिरा सकता है, तो दोस्तों उसको भी बराक 8 की जैसी जो खूबियां हैं उनसे लेस किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि शॉर्ट रेंज के लिए हम इसमें VL अस्त्र मिसाइल का यूज करें, जिसकी जो
जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करें डिफेंस सिस्टम के अलावा अटैक की, तो अटैक के लिए इसमें ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। तो दोस्तों जो ब्रह्मोस 2 है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होगी, जिसको रोक पाना जो डिस्ट्रॉयर के एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इस सब के अलावा जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है उसके बजाय हो सकता है कि इसमें डीआरडीओ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है उसका इस्तेमाल किया जाए, जिसको मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज में बताया था कि डीआरडीओ अब जल्द ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है उसका टेस्ट करेगी, जिसमें डीआरडीओ अब की बार 12 mm के प्रोजेक्टाइल के बजाय लगभग 30 mm का जो प्रोजेक्टाइल है उसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रॉयर हैं इनको 2032 तक कमीशन कर लिया जाएगा और 2025 या फिर 26 से इनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए हमारे पास जो विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 8200 टन के आसपास है। तो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर उनसे भी ज्यादा बड़े होंगे और साथ में हैवी होंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं उनसे ये बड़े होने के साथ अल्ट्रा फायर पावर पैकेज के साथ ये आएंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है दोस्तों ब्रह्मोस को लेकर के। तो देखिए दोस्तों जो ब्रह्मोस की फिलीपींस के साथ जो डील है तो वो एक और कदम यहाँ पर आगे आ चुकी है, क्योंकि जो फिलीपींस है उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस को जो NOA है वो जारी कर दिया है, यानी कि नोटिस ऑफ अवार्ड जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिल चुका है। तो दोस्तों इस खरीद की जो कीमत है वो लगभग 375 यानी कि 375 मिलियन US$ आंकी गई है, जिसके लिए जो फिलीपींस है उन्होंने 27 दिसंबर को यानी कि पिछले साल लगभग 1.3 बिलियन जो पैसों है और साथ में उसके अलावा एक और अलग से फंड लगभग 1.5 बिलियन पैसों के जो फंड है वो एलोकेट किए थे। तो दोस्तों जैसे ही ये डील साइन होती है इसके बाद अगला जो ग्राहक है वो बन सकता है वो है वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम के साथ भी हमारी काफी ज्यादा लंबे समय से बात चल रही है और वियतनाम भी ब्रह्मोस को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप देखिएगा जैसे ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिलती है इसके बाद हमें तुरंत जो वियतनाम है उससे ऑर्डर मिल जाएगा। तो दोस्तों 2021 के हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट थे वो थे लगभग 1.2 बिलियन US$ के, जिसके ऊपर मैंने आप सबको वीडियो बना करके भी बताया था। लेकिन अगर आप देखते हैं 2022 के डिफेंस एक्सपोर्ट तो वे बड़ी आसानी से 1.5 से लेकर के 2 बिलियन US$ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस साल जो मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वो भी अपने टेंडर को फाइनल करेगी। और इस सब के अलावा पिछले साल जो जैसा सख्त लॉकडाउन था वो भी इस साल शायद हमें ना देखने को मिले। तो दोस्तों इस सब के अलावा भी इस साल हम काफ़ी सारी जो डील्स हैं उनको दूसरे देशों के साथ फाइनल करेंगे और काफ़ी सारे जो मेक इन इंडिया के तहत छोटे डिफेंस आइटम हैं उनको भी हम इस साल एक्सपोर्ट करेंगे। और इस सब के अलावा भी जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है उनके लिए भी पिछले साल सरकार ने इनके एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी थी। तो इस साल हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।